वेलकम एवरीवन। आपका आपके अपने चैनल इंग्लिश पॉइंट पर वेलकम है। देखिए हम 2021 के टीजीटी के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। जो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है हम उसे आज कवर करने वाले हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो विच इज़ करेक्टली स्पेल्ड। इसमें स्पेलिंग किसकी करेक्ट है? तो देखिए इन्वर्टिब्रेट एंड इन्वर्टिब्रेट की स्पेलिंग इसमें कौन सी करेक्ट है? तो इसमें देखिए, इसमें जो ऑप्शन बी है ना, ये करेक्ट है। इन्वर्टिब्रेट की स्पेलिंग एक्चुअली क्या होगी? इन एंड इनवर, ठीक है, इन्वर्टी प्लस BRATE, ये इन्वर्टिब्रेट होता है, ठीक है। ये हमारा इन्वर्टिब्रेट होता है एंड हमारी ये स्पेलिंग क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। एंड नेक्स्ट इसमें आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें जो इम्पोर्टेंट स्पेलिंग है ना, कमिटी, COMMITTEE, कमेटी, ये भी करेक्ट, ये भी क्या है? इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग है। एंड दूसरा है कैसेट, ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी याद रखिएगा। इसमें भी क्या होता है? CASSETE कैसेट, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन ये हो गया। एंड हम क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड भी स्पेलिंग का क्वेश्चन है। इसमें भी हमें करेक्टली स्पेल्ड देखना है। इसमें जो हमारा आंसर करेक्ट होगा ना, ऑमलेट की स्पेलिंग क्या होती है? ऑमलेट खाते हैं तो ऑमलेट की स्पेलिंग भी पता होनी चाहिए ना। तो देखिए, ऑमलेट की स्पेलिंग होती है OME, ठीक है, OME, OME प्लस लेट प्लस TE। तो ये होती है हमारी किसकी? ऑमलेट की स्पेलिंग। तो इसे आप देखिएगा, इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन अपना देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड है क्विसाइन होता है जो वे ऑफ कुकिंग होती है हमारी, उसे हम बोलते हैं। तो इसमें होता है CUI प्लस SINE, ठीक है, ये स्पेलिंग होती है। तो देखिए, इसमें SINE सिन है, तो ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ही रॉन्ग हो गया। और हमारा देखिए CUI किस में है? तो यहाँ देखिए, ये CU साइन है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ये सुसाइन है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारी करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? डी हो जाएगी, ठीक है। एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी वोकेबलरी से है, स्पेलिंग से है। तो डायरिया की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? डायरिया की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है ना, ये है हमारी, डायरिया की जो करेक्ट स्पेलिंग है उसमें आपको पता होगा, ये ऑप्शन ए है। इसको हम कैसे करेक्ट करके देखेंगे? तो इसमें देखिए DIAR, ठीक है, RHOEA, डायरिया, ये होती है हमारे डायरिया की स्पेलिंग। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। Thou has a voice whose sound was like the sea, pure as the naked heaven, majestic free। तो इसमें देखिए, ये जो है लाइन के लिए क्या बोला गया है? द अबव लाइन्स आर रिटन फॉर। इसमें जो 2020 में ना बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो गए थे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये देखना है कि रिटन बाय नहीं, फॉर पूछा गया है। तो किसके लिए ये लाइन लिखी गई थी? ये लाइन लिखी गई थी जॉन मिल्टन के लिए। एंड बाई किसने लिखा था? तो देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसे लिखा था, ठीक है। और गॉल्सवर्दी के लिए नहीं लिखा गया है, ना ही शेक्सपियर के लिए लिखा गया है। मिल्टन के लिए लिखा गया है, जो 17वीं सेंचुरी के पोएट थे। और विलियम शेक्सपियर ने, जो लंदन इनका वर्क है, 1802 में जो रिटन हुआ है। एंड टू वैल्यू में बाद में 1807 में ये जो है पब्लिश हुआ था। और ये एक सोनेट है, और ये पेट्रार्कन सोनेट है, ये भी ध्यान रखिएगा। इससे भी कोई रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन 6 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज वन वर्ड फॉर द ऑप्शन विच डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। जो
मर्डर ऑफ अ ब्रदर। तो मर्डर ऑफ ब्रदर क्या होता है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं होमिसाइड। होमिसाइड जो होता है ना, साइड्स जो भी हमारे रूट वर्ड है, ठीक है, रूट वर्ड जो है ये हमारा होता है, साइड मीन्स होता है किलिंग समवन और मर्डर, किसी का मर्डर करना या किल करना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये तो किलिंग करना हो गया सभी का। और होमी मीन्स होता है ह्यूमन बीइंग, तो होमिसाइड मीन्स होता है ह्यूमन बीइंग को किल करना। एंड इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उन्हें बोलते हैं। तो ये होता है, अब ये हमारा हो गया कि न्यूबॉर्न बेबी का मर्डर करना, ठीक है। एंड नेक्स्ट है फ्रेटिसाइड। तो फ्रेटिसाइड मीन्स होता है किलिंग ऑफ ब्रदर, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एंड सोरोसिसाइड भी देख लीजिए, सोरोसिसाइड मीन्स होता है किलिंग ऑफ वन सिस्टर, अपनी सिस्टर को किल करना या का मर्डर करना, उसे हम बोलते हैं सोरोसिसाइड। तो आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट ये भी है कि साइड से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो साइड वाले जो रूट वर्ड्स के जितने भी वर्ड्स हैं, अगर आपने तैयार किया है तो अच्छा है, अगर नहीं रेडी किया है तो मैंने चैनल पे इस पर भी वीडियो डाले हैं रूट वर्ड्स पर, आप जाकर विजिट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 है हमारा, हु रिफर विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर इंड्योरिंग मैन। तो कौन विलियम वर्ड्सवर्थ को कौन रिफ़र करता है एवर इंड्योरिंग मैन के नाम से, तो इनको रेफ़र करते हैं डॉक्टर जॉनसन, जॉन कीट, डी क्वेंसी। तो ये तीनों नहीं है, कौन है, एस टी कॉलेज। एस टी कॉलेज जो है इनके साथ में वर्क करते थे। देखिए हमारे सिलेबस में टीजीटी के आपके सिर्फ विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। तो मैंने आपको वीडियो में बताया भी है कि अगर आप विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ रहे हैं तो आपको एस टी कॉलेज को पढ़ना होगा। पढ़ना इसलिए होगा क्योंकि इन दोनों ने साथ में बहुत सारे वर्क लिखे हैं, ठीक है, तो इसलिए हमें इन्हें पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए लिरिकल बैलेड में इन्होंने इंड्योरिंग मैन इन्हें बोला है, और इनका जो मिलके जो वर्क आया था ये कौन सा है, लिरिकल बैलेड, और 1798 में पब्लिश हुआ था, और ये इम्पॉर्टेंट वर्क है। और अगर आप लिरिकल बैलेड पढ़ते हैं तो इस टाइम फिर कौन सा क्या न्यू चीज़ आई थी सोसाइटी में, ये आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लिरिकल बैलेड से जब पब्लिश होता तभी वो स्टार्ट होता है, क्या चीज़ है आप वो मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन हम 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 का है, क्वेश्चन 8 है, मार्क द पार्ट विथ एरर, रीड द 4 ऑप्शन एज द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसमें जो हमारे 4 सेंटेंसेस है इसमें से कोई एक रॉन्ग है। तो देखिए ये हमारे शिल्पी से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसका जो है ये रिव्यू आप नहीं देखिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी, ठीक है। इसमें हमारा इट वॉज मीरा हु फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड, सजेस्टेड दैट यू एट बी द इंट्रेंस टू वेलकम ईच डेलीगेट ऑन देयर अराइवल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए कि इसमें जो हमारा डेलीगेट है, ईच के पहले डेलीगेट से पहले ईच आया है, तो ईच के बाद ये, जब ये सिंगुलर है, ईच के बाद कभी भी वर्ब या नाउन प्लूरल नहीं आता है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, देयर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, हीज होगा, ठीक है ना, क्योंकि थर्ड पर्सन है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये रॉन्ग है, यहाँ हीज होना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन 9 है, और डेलीगेट भी क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक है ना। तो ये डेलीगेट हमारा थर्ड पर्सन में आता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, व्हाट इज राइम स्कीम ऑफ पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम क्या है। तो जो पेट्रार्कन सोनेट है ना, उसकी राइम स्कीम आपको बहुत इजी में मैं बताती हूँ याद करने के लिए। इसमें आप देख लीजिए, अब्बा अब्बा है ना, जो अब्बा अब्बा है, हम अपने फादर को बोलते हैं ना, अब्बा भी बोलते हैं। तो ये हमारा अब्बा अब्बा से हम याद कर लेंगे कि जो अब्बा अब्बा है यही पेट्रार्कन सोनेट होता है। और आगे का जब अब्बा अब्बा आप देख लोगे तो आपको आगे का याद हो जाएगा। और लास्ट में अब्बा अब्बा सडे सडे, ठीक है। एंड ए बी बी ए सी डी ई ये पेट्रार्कन सोनेट होता है। और इसमें
एक और भी याद रखिए कि इसमें ये पेट्रार्कन जो सोनेट है वो 14 लाइन्स का होता है और इसे हम जो है इटालियन सोनेट भी बोलते हैं। 14 लाइन का तो वैसे सोनेट जितने भी होते हैं वो 14 लाइन्स के ही होते हैं, ये तो आपको मालूम ही है। एंड इसको हम इटालियन सोनेट के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इसको जो है डेवलप्ड किसने किया था, जो पेट्रार्कन सोनेट को इटालियन पोइट्स जो पेट्रार्क थे उन्होंने ही इसको क्या किया था, वो इटालियन थे और पेट्रार्क उनका नाम था, पोएट पेट्रार्क थे, इसलिए हम इसको पेट्रार्कन सोनेट और इटालियन सोनेट दोनों के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन हम 10th देखते हैं। क्वेश्चन 10th है, किसी को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आज चलिए हम क्वेश्चन 10th देखते हैं। ट्रांसफ़र डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशंस। हमें इसमें क्या करना है, नरेशन में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट करना है। तो इसमें देखिए हमारा ऑप्शन दिया है, जो क्वेश्चन है वो है राम सेड हाउ लवली दिस फ्लावर इज़। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल की जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या है, जो पूछा गया है ये रिपोर्टेड स्पीच हमारी ये किस में है, ये किस सेंटेंस में है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये इंट्रोगेटिव की तरह तो चेंज नहीं होगा ना, तो इसमें हमें क्या करना होगा, हमें इसके लिए कोई चीज़ हम अच्छी देखते हैं तो खुशी के साथ बोलते हैं ना, कितनी प्यारी सी चीज़ है ना, तो वैसे ही हमें इसे क्या करना है, राम सेठ के प्लेस पर हम एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेम्ड करते हैं और फिर विथ जो भी फीलिंग होती है ना वो लिखते हैं। तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय होगा। तो देखिए एक्सक्लेम्ड विथ जॉय कहाँ कहाँ है, इस यहाँ सेड है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय यहाँ भी है, यहाँ भी है एंड यहाँ भी है, यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ सेड है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा इन दोनों में से कोई एक आंसर करेक्ट होगा। तो इस देखिए इसमें हमारा अब क्या करेंगे, हम इसको राम, अब इन दोनों को देख लेते हैं। राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, आपको जो इसका रूल होगा एक्सक्लेमेटरी का, इसमें क्या होता है जब हम इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करते हैं तो यहाँ पर एज अ कंजक्शन दैट का यूज़ करते हैं, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस में करते हैं। दैट आ गया यहाँ पर, वॉज आ, दैट वॉज आ लवली फ्लावर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन जो है, हमारा क्वेश्चन जो है का आंसर हमारा बी हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ देखिए फ्लावर वाज जो है ये बाद में आया है तो इसलिए आ लवली फ्लावर, इसलिए ये जो है क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा, सॉरी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन 11th देखते हैं। क्वेश्चन 11th है, द लाइन, क्वेश्चन 11th में है द लाइन दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम। ये लाइंस जो है किस में जो है, किस पोएम में है, तो इसमें देखिए हमारा ट्रू लव बाय शेक्सपियर में ये लाइन नहीं है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन, डैफोडिल्स बाय मिल्टन, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। तो ये जो लाइंस है, ये लाइंस आई है हमारी किसमें, ये लाइंस हमारी आई है ऑन हिज ब्लैडनेस बाय मिल्टन में, ठीक है ना, ऑन हिज ब्लैडनेस बाय मिल्टन। और उसके बाद जो डैफोडिल है, ये जो है किसने लिखा है इसको, डैफोडिल बाय मिल्टन, ओड ऑन ग्रेसियन अर्न। तो हमारा इसमें ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और डैफोडिल को आप ये याद रखिएगा कि डैफोडिल्स जो है ना, इसमें ये मिल्टन ने नहीं लिखी है, किसने लिखी है इसको, डैफोडिल को वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। डैफोडिल जो वर्क है ये, क्योंकि हमारा वर्ड्सवर्थ भी है सिलेबस में तो इसको याद रखिएगा। एक पोएम डैफोडिल वर्ड्सवर्थ ने लिखी है और एक पोएम रॉबर्ट हैरिक ने लिखी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि हम साथ में और भी क्वेश्चन को करते चलें। रॉबर्ट हैरिक ने लिखी है और ऑन हिज ब्लाइंडनेस में ही इन्होंने ये लाइंस बोली है। क्वेश्चन हम 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12, और ये भी याद रखिएगा जो इनकी ऑन हिज ब्लाइंडनेस है वो इनकी क्या है, एक ऑटोबायोग्राफी है, किसकी, मिल्टन की। चलिए क्वेश्चन हम 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 है द करेक्ट स्पेलिंग इज, इसमें हमें
स्पेलिंग देखनी है कॉन्सोनेंटल की, तो कॉन्सोनेंटल तो बहुत ही इजी है। कॉन्सोनेंटल में क्या होता है, देखिए हम जो कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं ना वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट में, तो कॉन्सोनेंट में देखिए क्या होता है, कॉन प्लस सो नैन, कॉन्सोनेंट प्लस टल, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉन्सोनेंटल, कॉन्सोनेंटल हो गया, इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए कॉन्सोनेंट में एस के बाद सी आया है। इस तरह आप जब अगर आपको कभी कोई ऑप्शन नहीं पता होगा ना तो आप क्रॉस चेक करिएगा इस तरह। कॉन्सो में देखिए यहाँ एस के बाद सी आया है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ एस के बाद क्या आया है, एन के बाद ई आ गया है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ भी देखिए एस के बाद सी आया है तो ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। एंड क्वेश्चन 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ जॉन गाल्सवर्दी पुट्स फॉरवर्ड जॉन गाल्सवर्दीज आइडिया ऑन द ड्रामा। किसमें कौन सा इनका वर्क है जिसमें गाल्सवर्दी ने क्या किया है, अपने जो है जॉन गाल्सवर्दी ने अपने आइडियाज़ को क्या किया है, अपने फॉरवर्ड किया है अपने ड्रामा में। तो इनका जो वर्क है ये कौन सा है, द इंस ऑफ ट्रैंक्विलिटी, इसमें इन्होंने ये किया है, जो पब्लिश कब होता है 1912 में, ठीक है। चलिए जॉन गाल्सवर्दी के देखिए अभी आप क्वेश्चन देखेंगे जो टीजीटी में आए हैं वो काफ़ी इजी क्वेश्चन आए हैं, लेकिन हमें इजी और ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ इजी पढ़ना है या सिर्फ टफ पढ़ना है, हमें जो है जो भी प्ले है जो भी वर्क है उनको हमें ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन हम 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 है, चूज़ वन वर्ड फ्रॉम ऑप्शन विच डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिडीम्ड फ्रॉम एविल बियॉन्ड करेक्शन। तो इसमें देखिए जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इसमें कौन सा करेक्ट होगा हमारा आंसर, तो इसमें जो हमारा आंसर करेक्ट होगा इसमें ये होगा इनकरेजिबल, ठीक है। इनकरेजिबल हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इनकरेजिबल मीन्स इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिडीम्ड फ्रॉम एविल। ऑप्शन हमारा डी क्या हो गया, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 है, फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसकी मैं आपको 14 वाले के ऑप्शन भी बता देती हूँ, जिससे आपको आगे अगर क्वेश्चंस आते हैं ऐसे ही तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। देखिए जो हमारा ऑप्शन ए है इसका ही मीनिंग होती है अनेबल टू डिफीटेड। इन प्रिग्नेबल का मतलब होता है अनेबल टू डिफीटेड, एंड बी इन एफेसेबल का मतलब होता है अनेबल टू इरेज और फॉरगेटन, ऑप्शन बी का होता है। एंड सी का होता है इम्पॉसिबल टू रिमूव और फॉरगेट, ठीक है। ये इनडेलिबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू रिमूव और फॉरगेट, और इन एफेसिबल का होता है अनेबल टू इरेज और फॉरगेटन, और इसका क्या होता है फर्स्ट वाले का अनेबल टू डिफीटेड। चलिए क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 है हमारा, फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें कौन सा हमारा प्रीपोजिशन होगा, तो जो हमारा इसमें प्रीपोजिशन होगा अबाउट, फ्रॉम, ऑफ, एंड, फॉर। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा ना, जनरस के बाद हमेशा जो है ऑफ आता है, तो इसलिए ये फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, हमारा ऑप्शन एफ जो है, सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एंड अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन 16 देखते हैं। क्वेश्चन 16 है, द एप्पल वॉज टू सोर टू ईट। देखिए इसमें क्या करना है हमें, और इसमें रिमूव टू को करना है। तो ये क्वेश्चन जो हमारा है ये किसका है, ट्रांसफॉर्मेशन का ये हमारा क्वेश्चन है। द एप्पल वॉज वेरी सोर, द एप्पल वॉज एक्सट्रीमली सोर टू ईट, द एप्पल वॉज सो सोर दैट इट कांट बी ईटन, एंड ऑप्शन डी द एप्पल वॉज सो सोर दैट इट कुड नॉट बी ईटन। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा, तो रिमूव ऑफ टू जो ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं उसमें जो मीनिंग को चेंज करते हैं ना,
हम उसमें हमारा सेंस चेंज नहीं होना चाहिए, हम पॉजिटिव निगेटिव कर सकते हैं, ये आपको पता है। तो फिर हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है, द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हिम गवर्नर। इसको हमें पैसिव में चेंज करना है, तो वेरी इजी है। देखिए हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं इसमें, तो हम देख लेते हैं गवर्नमेंट ही से, या जो भी हमें सही लगता है, दोनों का यूज़ हुआ है इसमें। तो द गवर्नर वॉज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो देखिए इसमें ही का कहीं यूज़ ही नहीं हुआ, हमारे तीन इसमें क्या है, और ये है नाउन या प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये हमारे ही का यूज़ नहीं हुआ है फर्स्ट वाले में, इसलिए हमारा जो ऑप्शन ए हो जाएगा ये इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड सेकंड बी, ही वॉज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो इसमें देखिए प्रेसिडेंट, तो इसमें गवर्नर की बात नहीं हुई, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड हम थर्ड देखते हैं, ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ही को हमने सब्जेक्ट बनाया, हिम को, एंड ये अपॉइंटेड हमारा पास्ट में था। तो जब हम पास्ट को इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पैसिव में, तो उसमें हम बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो बी की फॉर्म वॉज आई यहाँ पर, प्लस अपॉइंटेड गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ही वुड नॉट लव हिज कंट्री। इसको असर्टिव में चेंज करना है। तो अगेन देखिए ये असर्टिव हमारा किसका है, ट्रांसफॉर्मेशन का हमारा ये क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए अगर हमें, जब हम इसको चेंज करते हैं ना असर्टिव से नेगेटिव में, या नेगेटिव से असर्टिव में, या इंटरोगेटिव से नेगेटिव में, किसी में भी जब भी हम चेंज करते हैं, तो इसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में हमारी जो मीनिंग होती है ना, उसमें चेंज नहीं आना चाहिए, मीनिंग सेंस वही निकलना चाहिए। तो हम इसमें एवरीवन वुड लव हिज कंट्री, इसका मतलब क्या क्या है, हु वुड नॉट लव हिज कंट्री, कौन अपने कंट्री से प्यार नहीं करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, एवरीवन वुड, कौन अपनी कंट्री से प्यार करेगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, हमारा सभी अपनी कंट्री से प्यार करते हैं ना, तो फिर हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ एवरीवन के बाद एवरीवन के साथ जो है क्या आ जाएगा, शुड आता है। सॉरी ये 19 है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, हु वुड नॉट लव हिज कंट्री। इसको हमें असर्टिव में चेंज करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमें यहाँ हु वुड नॉट का मतलब कौन नहीं करता है ना, तो हमें ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा कि एवरीवन वुड लव हिज कंट्री। एंड क्वेश्चन हम 19 देखते हैं। क्वेश्चन 19 है, वाई शुड दे बी ब्लेम्ड बाई यू। ये पैसिव में सेंटेंस है, इसको हमें एक्टिव में करना है। तो जब एक्टिव में हम करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, वाई शुड यू ब्लेम देम, लेट यू। तो यहाँ देखिए लेट से तो कोई मतलब ही नहीं है, और यहाँ नॉन ऑफ दिस तो अभी बाद में देखते हैं। यहाँ है वाई यू शुड नॉट ब्लेम देम। तो इसमें देखिए यहाँ देम का तो कोई है नहीं ना, तो ये हमारा जो चेंज जब हम करते हैं तो यहाँ पर नॉट आ गया, यहाँ नॉट वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको नहीं आता है तो इस तरह भी आप देख लोगे, कोई एक आदमी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, बी भी रॉन्ग हो गया, ए नॉन ऑफ दिस होगा नहीं। वाई शुड यू हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, यू ब्लेम देम, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन 20 देखते हैं। क्वेश्चन 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्टोरल एलिजी। तो इसमें कौन सी पेस्टोरल एलिजी है, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, इन मेमोरियम, लेसिडस एंड डियोनो एलिजी। तो इसमें जो हमारी लेसिडस है ना, ये क्या है, ये पेस्टोरल एलिजी है, और पेस्टोरल एलिजी है जो लिखी गई है कब, 1637 में ये लिखी गई है, ये भी याद रखिएगा। और इसको किसने लिखा है, मिल्टन ने इसको लिखा है, और किसके मेमोरी में लिखा है, ये एडवर्ड किंग जो इनके फ्रेंड है ना, उन्हें अपने उनके मेमोरी में इन्होंने ये लाइन ये लिखे हैं। और इसमें इस पोयम में जो है कितनी लाइन्स है,
193 इसमें लाइन्स भी हैं, कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम 21 देखते हैं। क्वेश्चन 21 है, A factual account of a person's life examine all available information and text relevant to the subject is called। जो क्या A factual account of person's life, तो देखिए examine all available information and text relevant to the subject, तो ये क्या है? बायोग्राफी, मेमोयर एंड ओड, ऑटोबायोग्राफी एंड एलेजी क्या है इसमें से? तो ये वेरी सिंपल है, ये हमारा क्या है? ये बायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी आपको पता है, ऑटोबायोग्राफी होती है जब राइटर खुद अपने बारे में कुछ लिखता है, तो ऑटो का मतलब सेल्फ ही हो गया। एलेजी भी आपको पता है, एलेजी हम क्या करते हैं? एलेजी किसी के बारे में लिखी जाती है, किसी की मेमोरी में लिखी जाती है। और मेमोयर थोड़ा सा ये भी बायोग्राफी से रिलेटेड होता है। और ओड भी आपको पता है, ये पोएम होती है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 है, चूज वन word from the option which describe the phrase most accurately। इसमें से वन वर्ड हमें देखना है, ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस। तो धीरे धीरे जो रिकवरी होती है हमारी इलनेस से, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पैनासिया, कैनवालेसेंस या पुट्रेफेक्शन। तो हमारा ये क्या हो गया? ये पुट्रेफेक्शन जो है ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड। और जो फर्स्ट वाला है पैनासिया, पैनासिया का मतलब होता है अ रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज़। ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसको भी आप लिख लीजिएगा, क्या होता है ये? अ रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज़। एंड कैनवालेंस एंड प्यूरिफिकेशन, तो आपको पता है कि ग्रेजुअली रिकवरी फ्रॉम इलनेस होता है। इसमें ऑप्शन हमारा ना ये करेक्ट, बी सी नहीं करेक्ट होगा। ये हमारा आंसर करेक्ट जो होगा ये होगा हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। और ये किस में पूछा जा सकता है? ये वन वर्ड स्पेलिंग एरर में भी पूछा जा सकता है। तो इसका याद रखिएगा, हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? कैनवालेसेंस। ठीक है, और इसमें पुट्रिफिकेशन नहीं होगा, ये ऑप्शन बी, ये मैंने बाय मिस्टेक आपको बता दिया। पुट्रिफिकेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ डिके इन द बॉडी। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 अगेन है हमारा स्पेलिंग से। इसमें स्पेलिंग हमें देखनी है डिफरेंशियल की। डिफरेंशियल की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? डिफ़र में हमें जो है डिफ़र हम देख लेते हैं। ठीक है ना, डिफ़र हम लिखते हैं, पहले स्पेलिंग हम नहीं देखते हैं। डिफ़र है ना, डिफरेंशियल हमें देखना है। उसके बाद क्या कर देंगे? प्लस एनशियल। तो देखिए डिफरेंशियल किस में आ रहा है? कहीं भी आ रहा है, ये SIA हो गया, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। और यहाँ पर जो है डबल F है ना। ये देखिए हमारे इसमें BA और D दोनों क्या है? करेक्ट है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें दोनों करेक्ट है। करेक्ट इसलिए है क्योंकि इसमें जो है देखिए दोनों की स्पेलिंग सेम है। दोनों की स्पेलिंग सेम है, DIFFERENTIAL। तो हमारा ऑप्शन ए और डी दोनों करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 24 देखते हैं। Which of the following author has written the lines to be to a merry note while greasy John doth kneel the post?
ये लाइन्स किसने लिखी है? तो ये लाइन जॉन गाल्सवर्दी की नहीं है, मिल्टन की नहीं है और ना ही वर्ड्सवर्थ की है। ये लाइन है विलियम शेक्सपियर की। ये विलियम शेक्सपियर की लाइव है और ये इन्होंने बोला है लव लेवर लॉस्ट में, जो इनका वर्क है ना, लव्स लेवर लॉस्ट, जो इनका वर्क है, इसमें इन्होंने ये लाइन बोली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट रिटन बाई जॉन गाल्सवर्दी? वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, सिंपल, कि किस पोएम को जॉन गाल्सवर्दी ने नहीं लिखा है, ये हम बस देख लेंगे। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हम राइटर के साथ साथ उनके कितने वर्क हैं और कब लिखे गए हैं, ये हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, हमारे टीजीटी में आपके 4 राइटर हैं, तो इनको ज़रूर पढ़ना है। डिवोन टू मी, रशिया, अमेरिका, पास्ट एंड लास्ट है एडमोनिशंस टू अ ट्रेवलर। तो जो इनका ऑप्शन डी है, ये जॉन गाल्सवर्दी ने नहीं लिखा है। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। किसने लिखा है इसको? वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। ये भी याद रखिएगा क्योंकि हमारे टीजीटी के सिलेबस में ये भी है। तो इनको लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। एंड क्वेश्चन नंबर हम 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। इसमें हमें फाइंड आउट करना है करेक्ट सेंटेंस को। ठीक है, जब करेक्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करेंगे, ही गेव मी मच टू पेन, तो क्या सही है? इसमें देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें मिस्टेक भी देखते चलिए, फिर मैं बताऊंगी, आप खुद समझ आ जाएगा कि आपको इसमें से करेक्ट कौन सा है। जब कभी भी मस्ट टू आता है ना, तो उसके साथ हमेशा क्या आना चाहिए? उसके साथ हमेशा नाउन आना चाहिए। ठीक है ना, मस्ट के बाद हमेशा, मस्ट टू के बाद हमेशा नाउन आना चाहिए। यहाँ पर एंड सेकंड में देखिए, आई शैल गो जस्ट नाउ, आई शैल गो जस्ट नाउ। तो जस्ट और नाउ दोनों जो है साथ में नहीं होना चाहिए। जस्ट के लिए या तो जो है क्या होता है, रिसेंट पास्ट की बात होती है। किसकी बात होती है? या तो रिसेंट पास्ट की बात होती है, या तो जस्ट नाउ में हम रिसेंट पास्ट की बात करते हैं, और एक होता है राइट नाउ। राइट नाउ में हम फ्यूचर और नियर फ्यूचर या प्रेजेंट की बात करते हैं हम। लेकिन इसमें यहाँ पर जस्ट नाउ के साथ जो है पास्ट की बात की गई है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड ऑप्शन सी हम देखते हैं, ही ऑलवेज गेट सक्सेस सिंस द हार्डली वर्क। तो इसमें देखिए सी वाले में भी हमारा जो हार्डली वर्क्स आया है, देखिए ये हार्डली वर्क्स आया है ना, तो हार्डली के पहले हमारा ही होना क्या सही है? ये भी हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, आई शैल बी ओनली टू ग्लैड टू सी यू। तो इसमें क्या होगा? हमारा डी जो है ये सही होगा। कभी भी अगर आ जाए ओनली टू या नॉन टू, ओनली टू या नॉन टू दोनों कुछ भी आ जाए, इसका मतलब होता है वेरी। ठीक है, ओनली टू का मतलब होता है वेरी और नॉन टू का मतलब होता है नॉट वेरी। तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम 27 देखते हैं। क्वेश्चन 27 है, आपको ऑप्शन दिख भी रहे हैं तो उससे मतलब नहीं है, आपको करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको देखना है। ठीक है, हम क्योंकि हम PYQs कर रहे हैं 2021 का। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, हु कॉल्ड शेक्सपियर जो है ना फैक्टोटम जैक ऑफ ऑल ट्रेड। तो ये किसने बोला है शेक्सपियर के बारे में? तो शेक्सपियर के बारे में ये रॉबर्ट ग्रीन ने बोला है। ये आप याद रखिएगा, रॉबर्ट ग्रीन इनके बहुत ही बड़े क्रिटिक थे। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी विट्स में भी इनको पूछा जा सकता है। ये यूनिवर्सिटी विट्स में है,
और ये जो है क्या एक पम्फलेट लिखते हैं ये, उसमें इनका जो वर्क होता है ग्रोथ वर्थ ऑफ वीट, इसमें ये शेक्सपियर को क्या करते हैं कमेंट करते हैं, और इन्होंने ही एक लाइन इनके लिए और भी बोली है, एंड आप स्टार्ट क्रो, एंड आप स्टार्ट क्रो, इनको बोली है। ठीक है ना, शेक्सपियर के बारे में इसलिए उन्होंने बोला है क्योंकि शेक्सपियर कभी भी यूनिवर्सिटी नहीं गए, और ये जो यूनिवर्सिटीज हैं ये कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए थे, और उसके बाद भी इनका जो वर्क था प्ले था वो उस टाइम जो है प्ले किया जा रहा था ड्रामास, इसलिए रॉबर्ट ग्रीन ने इनके लिए, इनकी बहुत बड़े क्रिटिक हैं शेक्सपियर के, इन्होंने ये लाइन इनके लिए बोली है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें हमें जो है जो क्वेश्चन देखना है ये क्या देखना है कि करेक्ट प्रीपोजिशन कौन सा है। मालती इज़ फेड अप द वेदर, तो फ्रॉम होगा, ओवर होगा, विथ होगा या अबाउट होगा। तो कभी भी अगर कोई वर्ड कहीं भी आपको फेड अप मिलता है तो फेड अप के साथ हमेशा क्या होता है, विथ आता है। ठीक है ना, फेड अप विथ का मतलब होता है थका हुआ या अनहैप्पी। टायर्ड, इसकी मीनिंग क्या हो जाती है, या तो टायर्ड होती है, ठीक है ना, TIARD, टायर्ड होती है, या तो अनहैप्पी होती है, अनहैप्पी। ठीक है, तो 28 इसमें ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, मार्क द पार्ट विथ एरर, रियल द फोर ऑप्शन एज द पार्ट ऑफ ऑन सेंटेंस दैट इज गिवन। इसमें से कौन सा जो है हमारा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन ए देखिए, इसमें काइंड है, एंड सबसे पहले हमें दिख गया ना दिस दीज काइंड्स होता है, या तो तब करेक्ट होता, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा काइंड हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन में ही हमारे एरर है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए कभी कभी क्या होता है, हम इसमें ना बहुत अगर सरसरी नज़र से पढ़ते हुए जल्दबाजी में पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते हुए निकल जाते हैं कि दिस काइंड सही है, लेकिन जब हमें एग्ज़ाम में जब आप भी हमें क्वेश्चन, इसीलिए प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि प्रैक्टिस सेट से हमें जो है ना, जो हम जल्दबाजी करते हैं एग्ज़ाम में या हड़बड़ी मस्ती है, उससे हमें काफ़ी जो है रिलीफ मिल जाती है, और हम एग्ज़ाम्स को सही से अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन हम 30 देखते हैं। क्वेश्चन 30 है, द करेक्ट स्पेलिंग इज़, इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग है, इसमें देखिए, इसमें करेक्ट स्पेलिंग है डिस्कर्नमेंट, है। तो डिस्कर्नमेंट में सबसे पहले देखिए इसकी स्पेलिंग क्या होती है, DIS प्लस डिसर्नमेंट, CERN, सन प्लस MENT। तो देखिए ये कहाँ पर है, DIS यहाँ नहीं है, DIC है, तो ये रॉन्ग हो गया। DICC है, ये भी रॉन्ग हो गया। DIC ये भी रॉन्ग हो गया। हमारा ऑप्शन कौन सा बचा, सी। और देखिए जो मैं लिखी हूँ DIC, डिस, CERN, डिसर्न, MENT, डिसर्नमेंट, तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नाउ रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। तो इसमें कौन सा वर्क इनका जो जॉन गाल्सवर्दी ने इज नाउ रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी, कौन सा वर्क इनका जॉन गाल्सवर्दी ने लिखा है। यह नौ नहीं होगा, यहाँ पर नॉट होगा। ठीक है, ये मिस प्रिंट हो गया है, ये हमारा नॉट होगा। ठीक है, तो देखिए हमारा जो ऑप्शन होगा ये कौन सा होगा, ऑप्शन है हमारा स्वैंग स्वैंग। ठीक है, ऑप्शन हमारा स्वैंग, स्वान स्वैंग है, द थॉर्न है, सेंट प्रोग्रेस है, एंड फ्लावरिंग विल्डरनेस है। तो ये तीनों जो ऑप्शन है वर्क हैं, ये हमारे किसके हैं, जॉन गाल्सवर्दी के। और जो थॉर्न है ये किसने लिखा है, ये वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। ठीक है, ये वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन 32 देखते हैं। लैप में इज सॉफ्ट
Lydian years, married to immortal words, such as the meeting soul may pierce in notes with many a binding bout. The above lines appear in, ये लाइन जो है किस में appear होती है? Il Penseroso, Lycidas, Songs from Arcadus और एल एलिग्रो। तो ये जो लाइंस आती अपीयर होती है ये एल एलिग्रो में अपीयर होती है। इसको लिखा है किसने? इसको जॉन मिल्टन इसके राइटर हैं, ये भी याद रखिएगा कौन है हमारे, मिल्टन इसके राइटर हैं। एंड ये पोएम जो है पब्लिश हुई थी 1645 में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और एल एलिग्रो का जो मतलब होता है ये इसकी मीनिंग होती है हैप्पी मैन। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है हैप्पी मैन। हैप्पी मैन इसकी मीनिंग है। और इन्हीं के एक तो ये लाइन्स है और इन्हीं के लाइन से एक इसी वर्क से एक लाइन और पूछी जाती है, याद करने दीजिए मुझे। स्वीटेस्ट इन्हीं का वर्क है, स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। ठीक है, फैंसीज चाइल्ड, ये लाइंस भी पूछी जाती है एग्जाम्स में, तो इसे याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर वॉज पब्लिश्ड इन। मिल्टन ने जो ऑन शेक्सपियर जो वर्क लिखा है वो कब पब्लिश होता है? तो वो पब्लिश होता है 1630 में। कब पब्लिश होता है? 1630 में ये पब्लिश होता है। और इन्होंने ये इनके ऊपर लिखते हैं जब इनके शेक्सपियर के बारे में इन्होंने ये पोयम लिखी है। और ये इसको एक एपिग्राम का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? ये एपिग्राम है और ये 16 लाइन की है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन 34 है, identify the error part in the following sentence. Consider the four options comprising the complete sentence. Neither my brother nor my brother-in-law were be able to help me in the work. तो देखिए सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि कभी भी जब नाइदर नॉर, किसकी, नाइदर नॉर या आइदर और या नॉट ओनली बट आल्सो, क्या, नॉट ओनली बट आल्सो, इनसे कोई भी सेंटेंसेस आपस में जॉइंट हैं तो इनमें जो सेंटेंस होगा ना, इसमें जो सब्जेक्ट हमारा जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा? वो हमेशा वर्ब हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, कैसा वर्ब आएगा? हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। तो इसमें देखिए हमारा नाइदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर इन लॉ, तो यहाँ ब्रदर इन लॉ सिंगुलर है ना। तो इसके बाद हमारा नियरर जो वर्ब होता है फिर क्या आना चाहिए? मैंने अभी बताया आपको सिंगुलर आना चाहिए। तो यहाँ पर वर्ब लिखा है ये प्लूरल है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। और करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम 35 देखते हैं। क्वेश्चन 35 है, क्वेश्चन 35 है, फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द न्यू मेडिसिन प्रिवेंट द वायरस डैश गिव ग्रोइंग। तो इसमें टू होगा, इन होगा, फॉर होगा या क्या होगा? फ्रॉम होगा। तो हम इसमें देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फिक्स प्रपोजिशन तो पता ही है कि हमें जो है फिक्स प्रपोजिशन किसके साथ क्या लगती है। तो ये याद रखिएगा, हमारा अगर प्रिवेंट आता है, ठीक है, क्या आता है? प्रिवेंट आता है या प्रोहिबिट आता है, प्रोहिबिट या एब्सटेन या रिफ्रेन ऐसा कुछ भी आता है तो इसके साथ हमेशा जो है क्या होगा? इसके साथ हमेशा फ्रॉम आएगा प्लस जीरंड होगा।
ठीक है, जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होता है या तो फ्रॉम प्लस जेरंड होगा। तो देखिए इसमें हमारा वायरस के बाद क्या आ जाएगा, प्रिवेंट है ना, प्रिवेंट के बाद हमारा फ्रॉम आएगा एंड उसके बाद देखिए जीरंड हमारा वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ हुई है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन 36 देखते हैं। क्वेश्चन 36 है, among following sentences which is not correctly punctuated, तो इसमें कौन सा करेक्टली जो है पंक्चुएटेड नहीं है, वेरी इजी है इसमें। देखिए फर्स्ट है राम कॉमा द सन ऑफ दशरथ किल्ड रावण, तो इसमें ये सही है ना, राम के बाद कॉमा है और द सन ऑफ दशरथ के बाद भी कॉमा है। एंड सेकंड देखते हैं मैन इन्वर्टेड कॉमा में है ही सेड ही इज़ पॉलिटिकल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम आगे बढ़ें इससे पहले अगर ये बात हो जा रही है तो यहाँ कॉमा जो है ये इन्वर्टेड कॉमा में तो नहीं होगा ना मैन, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम दो भी देख लेते हैं, आई टोल्ड हिम दैट आई वुड हेल्प हिम, तो ये भी सही है। एंड ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन इवन हिज एनिमीज से सो, तो हमारा डी भी सही है और हमारा बी ऑप्शन जो है रॉन्ग है, ये करेक्टली पंचुएटेड नहीं है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 36 देखते हैं। क्वेश्चन 37 देखते हैं, 36 तो हमारा हो गया। क्वेश्चन 37 देखते हैं। क्वेश्चन 37 में है द करेक्टर बैट्रिक एंड बेनेड्रिक अपीयर इन शेक्सपियर प्ले, तो जो बैट्रिक एंड बेनेड्रिक है से करेक्टर ये किस प्ले में अपीयर होते हैं शेक्सपियर के, तो ये शेक्सपियर के मच अडो अबाउट नथिंग में ये करेक्टर अपीयर होते हैं। तो इसलिए आप देखिए आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि हमें जो है करेक्टर का भी ध्यान रखना है कि कौन कौन से करेक्टर किस किस प्ले में हमारे हैं, ठीक है, तो उसका भी आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं PYQs आपके लेकर आई हूँ। आप लोगों की क्वेरी भी आ रही थी, जो हमारे एस्पिरेंट हैं, जो व्यूवर्स हमारे कंटिन्यू देखते हैं, और साथ में ही ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपको ये भी पता चलेगा कि हमारे पेपर्स कैसे आते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फॉर्म ऑफ ओड, इसमें से कौन सा जो है ओड नहीं है, तो देखिए पेंडारिक भी ओड है एंड होरेशियन भी ओड है एंड जैकोबियन भी ओड है, इरेगुलर। तो इसमें देखिए हमारा जो ऑप्शन सी होगा ये क्या हो जाएगा, ये ओड नहीं है, ये क्या है, ये हमारा लिरिकल स्टैंजा होता है। क्या होता है जैकोबियन, एक ये इस लिरिकल स्टैंजा होता है, ठीक है ना, इसे भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पूछा गया है तो ये भी पूछा जा सकता है ना, इम्पोर्टेंट है। तो ये लिरिकल हमारा स्टैंजा है। चलिए क्वेश्चन 39 देखते हैं। क्वेश्चन 39 है इन द क्लासिफिकेशन of Shakespeare's play in which category does the two gentlemen of Verona come, जो द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना जो शेक्सपियर का वर्क है, प्ले है, ये जो है किस कैटेगरी में आता है इनका, इसे हमें कैटेगराइज करना है। तो देखिए शेक्सपियर के फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस क्वेश्चन से ये समझ में आ रहा है कि हमें इनकी कैटेगरी भी देखनी है कि किस किस कैटेगरी में कौन सा वर्क आता है, ठीक है। तो हमारा ये जो अर्ली कॉमेडी है इनकी, इसमें अर्ली कॉमेडी है जो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना है, अर्ली कॉमेडी है इनकी। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। और ये फर्स्ट फोलियो में ही क्या हो गई थी, फर्स्ट फोलियो में ही ये पब्लिश हुई थी और लिखी गई थी बिटवीन 1589 टू 1593 ये लिखी गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे भी अपने माइंड में आप रखिएगा। एंड क्वेश्चन 40 देखते हैं। क्वेश्चन 40 है इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन आर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग अकर, ये लाइन आर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग किस में आती है, तो ये लाइन आती है किस में, टेंटरनेबी, द रेक्ल्यूज, द प्रेलूड एंड इमोरटैलिटी ओड, तो ये लाइंस आती हैं
इमोर्टैलिटी ओड में मोर्टेलिटी ओड में ये लाइन आती है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। और ये पब्लिश कब हुई थी? 1807 में ये पब्लिश हुई थी, ठीक है ना। और ये 11 ये इरेगुलर पेंडारिक क्या है? ये पिंडारिक ओड है। कौन? इमोर्टैलिटी ओड। ये क्या है? इमोर्टैलिटी ओड जो है ये पिंडारिक ओड है, जिसमें कितने हैं? इसमें 11 स्टेंजा है, तो ये भी पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा अपने। एंड क्वेश्चन 41 देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टेंजा एंड शोज डिसाइड साइन ऑफ मेच्योरिटी। तो ये जो है शेक्सपियर का कौन सा वर्क है? ये वीनस एंड एडोनिस है, जो इनका इसको ये फर्स्ट हायर ऑफ माई इन्वेंशन भी बोलते हैं। ये जो है पब्लिश हुई थी 1593 में, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट वर्क ये लिखा था, और इसमें जब हम कोई भी पहला काम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हमारी कमियां रह जाती हैं, फिर उससे आगे हम सीखते हैं, आगे जब काम करने लगते हैं तो हम मेच्योर हो जाते हैं। तो इसीलिए इनका इस वर्क को क्या बोला जाता है? साइन ऑफ इमेच्योरिटी भी बोला जाता है। और ये क्या है? इनका 6 लाइन स्टेंजा में लिखा गया। तो ये भी वर्क सिर्फ पूछा जाता है कि 6 लाइन में कौन सा इनका वर्क लिखा गया है, या कौन सा साइन है इमेच्योरिटी का। तो आप सारे का आंसर क्या है? हमारे वीनस एंड एडोनिस है, और ये पब्लिश हुई थी कब? 1593 में। और ये लिखी गई है पोयम जो है ये किसकी है? इसमें गॉडेस ऑफ लव का, इसमें जो है, जो वीनस है, गॉडेस ऑफ लव है, उनके बारे में इसमें जो है क्या दिखाया गया है? उनका लव। और यंग हैंडसम यंग मैन है एडोनिस, उन दोनों का क्या दिखाया गया है? इसमें लव दिखाया गया है। चलिए क्वेश्चन हम 42 देखते हैं। क्वेश्चन 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है हमारा